Hello दोस्तों, वेलकम टू द जुडिशियल जंक्शन, अ जंक्शन वेयर ऑल द जुडिशियल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर्ड। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का एक ओवरव्यू। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जी हाँ, 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने देखना स्टार्ट कर लिया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठे, एक एक करके क्वेश्चंस उतारते जाएं, साथ में उसका आंसर भी लिखते जाएं, और अगर लिखने का मन नहीं है तो एक एक करके सबका स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। तो आइए देवी और सज्जनों, हम और आप मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा एडवोकेट। आपका समय शुरू होता है अब, और ये रहा आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। The reappreciation of evidence in second appeal. The reappreciation of evidence in second appeal. Second appeal में reappreciation of evidence यानी कि साक्ष्यों को दोबारा प्रस्तुत करना क्या है? Subject to review, समीक्षा का विषय है। Is permissible, permissible है या नहीं है? Not permissible, क्या permissible नहीं है? या is an admitted fact, या सिर्फ एक admitted fact है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, is not permissible. Reappreciation of evidence in second appeal. जो सेकंड अपील होती है, यहां पर मैं आपको बता दूं, सेकंड अपील केवल हाई कोर्ट्स में होती है, और सेकंड अपील सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 100 से लेकर के सेक्शन 103 तक कवर की गई है। तो इसका आंसर है is not permissible। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Second question is foreign court under section 2 clause 5 of CPC means। जो CPC का section 2 clause 5 है, इसमें फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या है? पहले तो मैं आपको फॉरेन कोर्ट का मतलब बता देता हूं। फॉरेन कोर्ट का मतलब ऑब्वियसली अ कोर्ट विच इज सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री और फॉरेन लैंड विच इज नॉट सिचुएटेड इन आवर कंट्री, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो उसको फॉरेन कोर्ट बोलते हैं, विदेशी कोर्ट बोलते हैं। सो फॉरेन कोर्ट अंडर सेक्शन 2 clause 5 of CPC means a court situated outside India and not established under the authority of government of India। एक ऐसी कोर्ट जो भारत की सीमा के बाहर स्थापित है और जिस पर भारत की सरकार का कोई कार्यक्षेत्र नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, which of the following is a right of civil nature? इनमें से कौन सा अधिकार सिविल नेचर का है? राइट टू वर्शिप इन अ टेम्पल, राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स इन अ टेम्पल, राइट टू टेक आउट प्रोसेशन, ऑल दी अबव। तो ऊपर के तीनों ही अधिकार, ये तीनों ही राइट्स सिविल नेचर के हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी आर। पहले तो समझ लेते हैं कि सीपीसी का सेक्शन 10 कहता क्या है। सीपीसी का सेक्शन 10 बात करता है एक डॉक्ट्रिन के बारे में जो है रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस यानी कि विचाराधीन वाद का सिद्धांत, और रेस जुडिकाटा यानी कि प्रांग न्याय का सिद्धांत। इन दोनों को मैं एक अगले वीडियो में आसान भाषा में कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल क्वेश्चन है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी आर डायरेक्टरी हैं, मैंडेटरी हैं, नॉन मैंडेटरी हैं, डिस्क्रेशनरी हैं। तो ये मैंडेटरी हैं, मतलब कंपल्सरी हैं, यानी कि अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस इज कंटेन्ड इन। मैंने अभी से पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया, क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस इज कंटेन्ड इन, यानी कि रेस सब जुडिस का जो डॉक्ट्रिन है वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की किस सेक्शन में दिया हुआ है? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। अगला क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा और रेस जुडिकेटा एज कंटेन्ड इन सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम। दो अलग अलग तरह की मैक्सिम्स दी हुई हैं, और पूछा गया है कि ये जो रेस जुडिकाटा है, ये जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन नंबर 11 में दिया हुआ है, ये किस मैक्सिम पर बेस्ड है? पहली मैक्सिम है नेमो डेबिट बिस वैक्सारी प्रो यूनो एटेडम कॉजा, और सेकंड इज इंटरेस्ट रिपब्लिकेट अट सिट फिनिस लिटियम। सो इसका आंसर है बोथ, ए और बी दोनों ही, ए एंड बी दोनों ही, इन दोनों मैक्सिम पर बेस्ड है सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी जो बात करता है रेस जुडिकेटा की। अगला क्वेश्चन है, फॉरेन जजमेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ सीपीसी मींस। सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 2 क्लॉज 6 में जो फॉरेन जजमेंट डिफाइंड है, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए, जजमेंट गिवन बाय एन इंडियन कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेनर्स। ऑप्शन नंबर 2, जजमेंट गिवन बाय अ फॉरेन कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी, बोथ। और ऑप्शन नंबर डी, नीदर ए नॉर बी, यानी कि ना तो ए ना तो बी। तो इसका आंसर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जजमेंट गिवन बाय अ फॉरेन कोर्ट इज अ जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप, और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टेक्निकल वर्ड्स अगर इन क्वेश्चंस में आते हैं तो मैं उनको क्लैरिफाई करता चलूं।
कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस अंडर सेक्शन 3 ऑफ सीपीसी इज सबऑर्डिनेट टू। देखिए यहां पर दो तरह से क्वेश्चन बन रहा है। एक तो ये जो ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछ रहा है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस अंडर सेक्शन 3 ऑफ सीपीसी इज सबऑर्डिनेट टू, कि जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट होती हैं सेक्शन 3 में, वो किससे नीचे आती हैं, किस कोर्ट के नीचे काम करती हैं। तो इसका सबसे पहले मैं आंसर बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के ही अंडर में आती है स्मॉल कॉज कोर्ट। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि स्मॉल कॉज होता है क्या। स्मॉल कॉज का मतलब होता है कोई ऐसा केस जिसमें बहुत ही एक नॉमिनल अमाउंट का कोई केस है, बहुत ही कम पैसों का केस, या ऐसा केस जिसको डायरेक्टली हाई कोर्ट में ले जाना, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाना सही नहीं है। तो इसके लिए स्मॉल कॉज कोर्ट होती हैं जो एक निचले लेवल पर काम करती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following is not a public officer? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि इसमें से कौन पब्लिक ऑफिसर नहीं है। विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 17, यहां पर अपने को दूसरा क्वेश्चन भी मालूम हो गया कि जो पब्लिक ऑफिसर है वो सिविल प्रोसीजर कोड के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। सो पब्लिक ऑफिसर जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ऑप्शन है आपके अ जज, अ पर्सन इन सर्विस अंडर द पे ऑफ गवर्नमेंट, सरपंच ऑफ अ ग्राम पंचायत और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सरपंच ऑफ अ ग्राम पंचायत। मतलब जज क्या हुआ, पब्लिक ऑफिसर हुआ। अ पर्सन इन सर्विस अंडर द पे ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो सरकारी कार्य करता है, बदले में उसको सरकारी तनख्वाह मिलती है, दैट इज ऑल्सो अ पब्लिक ऑफिसर। लेकिन जो सरपंच ऑफ अ ग्राम पंचायत है उसको पब्लिक ऑफिसर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बिकॉज ही इज लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव, वो तो एक प्रतिनिधि के रूप में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, As regard res judicata, it has been stated that the right of an individual is to be protected from multiplication of suits and prosecution at the instance of an opponent whose superior resources and powers, unless curbed, may render futile judicially declared right and innocence by। ये कहा किसने, इतनी लंबी चौड़ी जो बात कही गई है किसने बोली है? स्पेंसर्स बोर्ड, लॉर्ड डेनिंग, सैलमंड, ब्लैकस्टोन। सो इसका आंसर आपने देख लिया होगा, टिक किया हुआ है। मेरा एक्चुअली इस वीडियो का पर्पस आपको आंसर्स बताना नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना है, क्योंकि डर तो इसी का है ना कि क्वेश्चंस कौन से आ जाएंगे, आंसर तो अपन गूगल भी कर लेंगे। सो मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बताना चाहता हूं। तो इसको कहा है स्पेंसर्स बोर्ड, और ये जो मैंने क्वेश्चन बोला इतना लंबा थोड़ा, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रेस ज्यूडिकाटा के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन का मतलब भी समझ गए होंगे, और अगर रेस ज्यूडिकाटा का मतलब आपको नहीं पता है तो मैं आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में ऑलरेडी सेटल डाउन हो चुका हो, ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका हो, उसको डिसाइड कर लिया गया हो, उसका जजमेंट आ चुका हो, फिर भी उसी मुद्दे को दोबारा उसी क्षेत्राधिकार की कोर्ट में लेके आना, इसको रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत बोलते हैं, प्रांग न्याय का सिद्धांत बोलते हैं। लेकिन दोबारा उस कोर्ट में इस रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को अप्लाई करते हुए ऑलरेडी डिसाइडेड केस को दोबारा से डिसाइड नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। The next question is, order has been defined as a formal expression of any decision of a civil court which is not a decree under। क्वेश्चन है कि ये जो ऑर्डर दिया हुआ है सीपीसी के अंदर, यहां से अपने को ये पता चलता है कि किस सेक्शन में दिया हुआ है। पहले तो हम समझ लेते हैं, इस सेक्शन 2 क्लॉज 14 में दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर दिया हुआ है। ऑर्डर जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर हैज बीन डिफाइंड एज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन। मतलब समझिए कि जो डिसीजन कोर्ट के द्वारा दिया जाता है उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन ही ऑर्डर कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज, ये मैं आपको कल पिछली वीडियो में बता भी चुका हूं, स्वीपिंग चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिविल प्रोसीडिंग कोड अमेंडमेंट एक्ट 2002। मैंने बताया था सिविल प्रोसीजर कोड में एक बार 1877, देन 1882, देन उसके बाद में कई सारे अमेंडमेंट्स होते गए। देन फाइनली एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था 2002 का, वो अमेंडमेंट किस लिए हुआ था मैंने आपको कल बताया था पिछली वीडियो में, बट आज इस बार फिर बताता हूं। ये हुआ है गिव मोर पावर टू सिविल कोर्ट्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, रेड्यूस द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, यानी पहला है कि सिविल कोर्ट की पावर को बढ़ाने के लिए, दूसरा सिविल कोर्ट की पावर को घटाने के लिए, तीसरा कट शॉर्ट डिले इन डिस्पोजल ऑफ सूट, यानी कि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ सिविल सूट, यानी कि सिविल वाद का शीघ्र निस्तारण। आपको ये सुनते ही समझ में आ गया होगा कि जी हाँ, ये जो थर्ड ऑप्शन है यही बिल्कुल एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर है कि जो सिविल वाद हैं उनका कम समय में जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही 2002 का अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अ डिक्री होल्डर हैज बीन डिफाइंड एज अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड अंडर। पहली बात तो अपने को इस क्वेश्चन से ये पता चल जाता है कि डिक्री होल्डर किसको कहते हैं, जिसके फेवर में डिक्री पास की जाती है उसको डिक्री होल्डर कहते हैं। डिक्री वो होता है जिसमें
जो केस से रिलेटेड पार्टी होती हैं दोनों, उनके राइट्स जो है वो डिटरमाइन किया जाते हैं, उनके अधिकार क्या क्या है वो उस डिक्री में बता दिया जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिक्री जो है वो फाइनल जजमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी डज नॉट अप्लाई। सेक्शन 10 क्या है याद करिए, सब जुडिस यानी कि विचाराधीन सिद्धांत, सब जुडिस सीपीसी में। when the previous suit is pending in the same court, जब पहले से कोई केस पेंडिंग पड़ा हो, उसका डिसीजन ना आया हो, ये सब जुडिस की बात हो रही है। दूसरा, when the previous suit is pending in the foreign court, जब प्रीवियस जो केस है वो फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग हो। तीसरा, when the previous suit is pending in any court, किसी भी कोर्ट में। फोर्थ, when the previous suit is pending in a court outside India established or contained by the central government। यहां पर देख लीजिए, मैं सीधे सीधे आपको ये बता चुका हूं कि सब जुडिस का मतलब होता है जहां पर केस ऑलरेडी पेंडिंग में हो तो दूसरा केस एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन अगर वो केस फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फॉरेन कोर्ट में अगर पेंडिंग है तो उस फॉरेन कोर्ट पे तो इंडियन गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के क्षेत्राधिकार में भी नहीं आता है, तो उस केस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी डज नॉट अप्लाई, कब अप्लाई नहीं होता है? अप्लाई तब होगा जब सेम कोर्ट हो, इंडिया के अंदर की कोर्ट हो, लेकिन इंडिया के बाहर की कोर्ट में अगर मैटर पेंडिंग है तो अप्लाई हो सकता है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट हैज बीन डील्ड विद। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, किसी भी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पेक्यूनियरी, तीनों अलग अलग होती हैं। यहां पे बात हो रही है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट हैज बीन डील्ड विद, ये सेक्शन 6 में दिया हुआ है सीपीसी के। बेसिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इंडियन कोर्ट्स, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं 3 तरीके से होता है। पेक्यूनियरी यानी कि पैसों के मामले में, टेरिटोरियल यानी कि क्षेत्राधिकार के मामले में, यानी कितने एरिया में कितने एरिया में वो कोर्ट काम कर सकती है। तीसरा, सब्जेक्ट मैटर, जो विषय वस्तु होती है केस की, उससे रिलेटेड 3 आधार पर बांटा जाता है, सब्जेक्ट मैटर, पेक्यूनियरी, टेरिटोरियल, 3 आधार पे कोर्ट्स का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट कैन बी बार्ड। कब सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को, उसके क्षेत्राधिकार को रोका जा सकता है, बार्ड किया जा सकता है? एक्सप्रेसली ओनली यानी कि पूरी तरीके से एक्सप्रेस करके, इम्प्लाइडली, नीदर एक्सप्रेसली नॉर इम्प्लाइडली, ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। तो आंसर है ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, या तो बोल करके या तो बिना बोले भी। इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली ये 2 टेक्निकल वर्ड है, किसी अदर वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। जजमेंट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9 मीन्स, पहले तो अपने को यह पता हो गया कि जजमेंट जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में दे रखा है सीपीसी में। इसका मतलब क्या होता है? अ डिक्री, डिसमिसल ऑफ एन अपील समरली, स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री। स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री, जिन ग्राउंड्स पे एक ऑर्डर दिया गया हो या डिक्री दिया गया हो, उस स्टेटमेंट को जजमेंट कहते हैं। मोर प्रिसाइजली कहूं तो स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज इज नोन एज जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a right of civil nature? इनमें से कौन सा राइट जो है वो सिविल नेचर का नहीं है? कास्ट एंड रिलीजन, ये वाला अधिकार, राइट टू सर्विस विच आर ऑनररी एंड ग्रेटिट्यूड्स, ब्रिज, जिजमन राइट्स, बोथ ए एंड बी। तो इसमें ए और बी के जो राइट्स हैं वो दोनों ही सिविल नेचर के राइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन प्रॉफिट, इसको मैसने लिखा जाता है बट मीन प्रॉफिट पढ़ते हैं। एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 12, मतलब चाहे जो भी हो, पहले तो अपने को यह पता चल गया कि मीन प्रॉफिट सेक्शन 2 क्लॉज 12 में दिया है। मीन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? दोज प्रॉफिट्स व्हिच, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या लिखते रहिएगा, those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might have received together with interest। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए है और वो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके किसी तरह का भी इनकम अगर ले सकता है, अगर किसी भी तरीके का प्रॉफिट वो ले रहा है दूसरे की प्रॉपर्टी को उस पर पोजेशन करके, तो इस तरह से मिले हुए प्रॉफिट को मीन प्रॉफिट बोलते हैं, जो कि कहां पर दिया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 12। Next question is, under the provision of Civil Procedure Code, plea of adverse possession is a defense available। Adverse possession का डिफेंस किसको दिया जाता है? एडवर्स पोजेशन का पहले मतलब समझ लेते हैं। एडवर्स पोजेशन का मतलब है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा है, लेकिन मैं ये कहूं, ये क्लेम करूं कि मेरे पास आपसे बेटर टाइटल है ये कहने का कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली मेरी है, तो आप मेरे प्रति अपना क्लेम कर रहे हो, आपके प्रति मैं क्लेम कर रहा हूं, तो एक्चुअली इस रिलेशन को ही एडवर्स पोजेशन बोलते हैं। ये किसको मिलता है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये है कि ओनली टू डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। डिफेंडेंट को मिलता है
प्लेंटिफ के अगेंस्ट दो पार्टीज होती हैं, एक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। दोनों में फर्क क्या होता है? प्लेंटिफ ऐसा समझ लीजिए कि जिसके साथ गलत हुआ, डिफेंडेंट जिसने गलत किया, तभी तो अपने आप को डिफेंस कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ जजमेंट कंटेन्स, एक जजमेंट में क्या क्या होता है? कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, द डिसीजन ऑन द पॉइंट्स ऑफ द डिटर्मिनेशन, द रीजन देयर ऑफ, ये सब कुछ होता है। इन सबको मिला करके यानी कि सारे राइट्स और जो जिस बात को लेकर कंटेंशन होता है, जिन पॉइंट्स पे आर्ग्यूमेंट की जाती है, वो सारे पॉइंट्स, इन सबको मिला जुला करके तो जजमेंट बनता है। तो जजमेंट ये सारी चीजों को कंटेन करता है। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव? अ ट्रेसपासर, इंटरमीडिएटर, क्रेडिटर, बोथ ए एंड बी। कौन सा इसमें से लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? इनमें से कौन सा लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? सो बोथ ए एंड सी, ना तो ट्रेसपासर ना तो क्रेडिटर, ये दोनों ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये आपको पसंद आई है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करने के लिए बोलूंगा नहीं, क्योंकि यार गाइज एक वीडियो से मैं कौन सा स्टार बन जाऊंगा, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। आप सबके लिए बना रहा हूं, काफी मेहनत कर रहा हूं, और ये वीडियोस जो मैं बनाता हूं, जो क्वेश्चंस लाता हूं, ये काफी डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, काफी सर्च करके लाए हुए क्वेश्चंस हैं। ये मैं ऐसे ही अपने मन से क्वेश्चंस नहीं बनाता, ये प्रीवियस क्वेश्चन से निकाल करके, ढूंढ करके निकाले हुए क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं, डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।